लोग सर कंप्लीट हो जाए। अभी थोड़े एग्जाम बचे हैं ना। फिर आज क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम। बच्चे सोल कैसे कर रहे हैं? मुझे तो नहीं पता उसका कितना ये नहीं है। हम लोग कल टाइप ऑफ इंटरेक्शन पढ़ रहे थे ना, और मैंने कहा था 6 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं टोटल, जो हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चे बात सुन कैसे कर रहे हैं? होली खेल रहे हैं। होली खेल रहे हैं? अरे होली खेलना है भाई, बाद में खेल लेते हैं। एक घंटे का तो क्या करना है? होली खेलना है क्या? कर क्या रहे हैं? अभी 10 मिनट का फोन ले लेगा, 10 मिनट तक, 10 मिनट मैं कर रहा हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ, अभी खाली फोन ले लेगा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट। रोशनी चली गई है यार, मैं अकेले जाऊंगी तो फिर आपको नहीं, हम नहीं जाऊंगा। चलो बेटा, हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ इंटरेक्शन पढ़ रहे थे ना, और मैंने आपको टाइप ऑफ इंटरेक्शन में क्या बताया था? टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ये थोड़े थक जाते हैं थोड़ा सा, इन्हें 1.5 घंटे में थकावट होने लगती है। तो यानी कि होली की छुट्टी सोमवार से है, इसका मतलब है, ऐसा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है ऐसा। चलो जैसे भी है, लेकिन पढ़ाई का ओपन नहीं करनी है ना, टाइम बहुत कम बचा है, और आप बहुत ज़्यादा होली होली ध्यान मत देना। तुम नहीं गिरती हो? अच्छा, तो सही अच्छी बात है। घर में रहती हो? और एक दिन का त्योहार है, बस मैंने को मैसेज आए छुट्टी बना लें बच्चे 3-4 दिन। ये लोग पता है, ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ये भी नहीं है ना, थोड़ा प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, वहाँ से स्टार्ट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे मतलब अभी आज एग्जाम हुआ है क्या सबके? नहीं सर, अभी नहीं है। अभी 13 को है लास्ट एग्जाम 12th का, और फर्स्ट ईयर को 10th का। 10th का 10 तारीख को चल रहा है। अरे नहीं, हम लोग का तो जान 10 से है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, 4 तारीख को।
चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ इंटरेक्शन। मैंने यहाँ क्या बताया था कि यहाँ बताया था एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के बीच में किस टाइप की इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है। और हमने देखा था टोटल कितने टाइप के इंटरेक्शन थे, 6 टाइप के। जैसे पहला मैंने कौन सा बताया था, म्यूचुअल। हमने देखा था थोड़ा 6 टाइप के इंटरेक्शन थे और ये इंटरेक्शन कैसे होते हैं, और देखो हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ इंटरेक्शन और मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। स्पीशीज ए और स्पीशीज, अगर दो स्पीशीज है उनके बीच कितने टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं, तो टोटल 6 टाइप हो सकते हैं। जैसे पहला है म्यूचुअल, दूसरा है कॉम्पिटिशन, तीसरा प्रेडिक्शन, चौथा प्राइवेट, पांचवा कमर्शियल और छठा कौन सा है, अमर्शियल। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यहाँ पे देखते हो कि अगर दो स्पीशीज है तो ये अब बेटा बोलो मत, अगर दो स्पीशीज है और इस दोनों स्पीशीज को ए को बी से फायदा हो रहा है, बी को ए से अगर फायदा हो रहा है, मैं यानी कैसे बोल सकता हूँ कि मैं अगर फायदा हो रहा है तो प्लस, नुकसान हो रहा है तो माइनस, और कुछ नहीं हो रहा है तो जीरो। सही है, ना ही हार हो रहा है ना ही बेनिफिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे जीरो। अगर फायदा हो रहा है तो प्लस और अगर नुकसान हो रहा है तो माइनस। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें तो अगर कोई दो स्पीशीज है, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, अगर ए को बी से फायदा हो रहा है, बी को ए से, तो इसका मतलब कौन है, किस टाइप का इंटरेक्शन होता है, वो होता है म्यूचुअल। कैसा होता है, म्यूचुअल। दूसरे टाइप का कंपटीशन है, अगर स्पीशीज ए को बी से नुकसान हो रहा है, बी को किससे हो रहा है, ए से, अगर दोनों को नुकसान हो रहा है एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं आपस में कंपटीशन, और इनका जो इंटरेक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, कंपटीशन। यहाँ पे एक बात और सोचना, आप लोग हमें सोचते हो कंपटीशन से फायदा होता है, फायदा होता है कंपटीशन की पढ़ाई के मामले में वाली, अगर पैसे कंपटीशन करोगे तो हमेशा क्या होगा, नुकसान ही होगा। अब यहाँ पे किसके लिए कंपटीशन दिखा रहे हैं, फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, इन सब चीजों के लिए दिखा रहे हैं, कंपटीशन दिखा रहे हैं। तीसरा बेटा, अगर एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और एक को क्या हो रहा है, नुकसान, तो ये होता है प्रीडिक्शन। क्या होता है, प्रीडिक्शन मतलब होता है शिकार, जो शिकार करते हैं तो जो डेथ होती है इसकी, उसको क्या होता है, नुकसान होता है, और जो मतलब प्रे यानी प्रे को क्या होता है, नुकसान होता है, जो प्रीडिक्शन करता है उसको क्या होता है, फायदा होता है। ऐसे ही पैरासिट, एक को फायदा और एक को नुकसान। मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक को तो बेनिफिट हो जाएगा,
जो जिसके ऊपर रहेगा, और जो होस्ट बॉडी होगी उसको क्या रहेगा, नुकसान, यानी कि उसको क्या होगी, डिजीज होगी। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं पढ़ूँ कमेंसरेट और कमेंसरेट, इसमें क्या होता है, अगर स्पीशीज एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कुछ नहीं, ना ही फायदा और ना ही नुकसान, तो वो होता है कमेंसरेट, यानी कि एक को फायदा और एक को कुछ नहीं। ठीक है, और अगर मैं कमेंसरेट की बात करूं तो एक को नुकसान होगा और एक को कुछ नहीं। समझे बात को? जैसे एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है और एक को ना कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है, तो वो किस टाइप का हो जाएगा, कमेंसरेट। पहले आप लोग ये बताओ, ये वाले टाइप के इफेक्ट समझ गए? मैं एक बात और सुनो, जो आपके थ्योरी लिखा हुआ है पूरा बहुत डिटेल में, इनके एग्जाम्पल का मैं आपको अभी के लिए एक एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद थ्योरी जब हम उधर से जाएंगे सामने लिखोगे तो आपको पढ़ते अच्छा लगेगा, वरना मैं 1996 पढ़ नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं और जो बचेगा थ्योरी वो वहाँ जाके तुरंत कम करवा दूंगा। ठीक है, देखो बेटा थ्योरी समझ रहोगे, आप लोग बताओ म्यूचुअलिज्म में कौन कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे लाइकेन, लाइकेन देख रहे हैं आपने, लाइकेन क्या करता है बताओ? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो लाइकेन आ जाएगा। लाइकेन का मतलब होता है जब एल्गी और फंगस जब साथ साथ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन। एल्गी को फंगस से फायदा होता है, फंगस को एल्गी से। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एल्गी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, वो फंगस क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। और फंगस कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, तो वो रहने के लिए क्या देते हैं, जगह, और दूसरा न्यूट्रिएंट्स और वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, माइक्रोलाइज करते हैं। फंगस को प्लांट से फायदा होता है, प्लांट को फंगस से फायदा होता है। समझ गए आप लोग? अगर हम कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे हमेशा दोनों स्पीशीज क्या होता है, नुकसान। जैसे यहाँ पे एक बात करेगा वो टर्टल वगैरह की हम लोग देखेंगे, जब कोई सेम रिसोर्सेज के लिए और जब दो स्पीशीज क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो दोनों को ही क्या होता है, नुकसान होता है, किसी को फायदा नहीं होता है। और यहाँ ये तक दिखाया गया है कि अगर कोई स्पीशीज एक डोमिनेंस शो कर रही है या फिर हाई थोड़ा अच्छी स्पीशीज है तो दूसरे को एलिमिनेट कर देती है, यानी कभी खत्म कर देती है। समझ गए आप लोग? तो वो किसका टाइप है, कंपटीशन। प्रीडेशन का मतलब तो आप समझते ही, जैसे टाइगर हो गया और डियर हो गया, है ना? ऐसे जो भी शिकार करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर कोई मान लिया चिकन खा रहा है तो इसका मतलब उसको क्या है, एक को फायदा हो रहा है, एक को क्या हो रहा है, नुकसान। दूसरा, अच्छा प्रीडेशन आप लोग सोचोगे हर तरफ से नुकसान है, एक तरफ से फायदा भी है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, आपको पता है अगर प्रीडेटर ना हो तो बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं होगा। मतलब स्पीशीज को मेंटेन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि प्रीडेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा 9 तो आपको समझाऊंगा, तो समझाने वाला है नहीं, पढ़ाने वाला है खाली बस यहाँ पे। जैसे मान लो कोई स्पीशीज अगर हम लेके आए और उसके अगर प्रीडेटर नहीं है तो वो स्पीशीज इतने तेज फैल जाएगा कि हमें उसके कौन लाने पड़ेंगे, प्रीडेटर, जिससे वो शिकार करके बैलेंस बनाए रखें। ये वही हो गया कि अगर मान सकते हो आप लोग कि अगर कोई मुर्गा नहीं खाएगा तो मुर्गे की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सही है, तो उनको मेंटेन बनाए रखने के लिए ये सब चलता है। अब ये बात है चिकन की तो नहीं है, एक फॉरेस्ट ले लो, फॉरेस्ट एक जंगल ले लो। अगर जंगल में सभी स्पीशीज को मेंटेन रखना है बेटा, अगर जंगल में सभी स्पीशीज को मेंटेन रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके शिकारी भी वहां पे होने चाहिए, जिससे दूसरा स्पीशीज बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ ना पाए। समझ गए आप लोग? ऐसे पैरासाइट जानते हैं आप लोग, जो पैरासाइट के ऊपर रहते हैं, जैसे जो विलेज वॉच करते हैं, ऐसे जैसे जू हो गया, आपने वो सुना होगा कुत्तों को होते हैं, चिल्ली वगैरह में होते हैं, वो सब किसमें आते हैं, पैरासाइट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पैरासाइट जो होता है वो इसमें क्या होता है, एक को तो फायदा होता है, दूसरे क्या होता है, नुकसान होता है। अच्छा पैरासाइट का मतलब यही समझ सकते हो आप लोग, जो अगर कोई पैथोजन किसी होस्ट बॉडी के ऊपर रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। समझ गए? और इससे क्या होता है, होस्ट बॉडी डेथ नहीं होती है, डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी पैथोजन का डिजीज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। अच्छा कवरेज में एक को फायदा हो एक को कुछ ना हो, इसका एग्जांपल एक बहुत आपको बात ही बता सुन लो। एक अभी आपको बात कर चाहिए बात करो कवरेज का मतलब क्या होता है, ये होता है जैसे कोई पेड़ है,
आम का पेड़ होता है, क्योंकि आपने देखा है एक पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़ ग्रो कर जाता है, देखा होगा आपने। मैंने बहुत बार देखा है पीपल के ऊपर नीम का पेड़ होता है, ऐसा होता है, या नीम के ऊपर पीपल का पेड़ होता है, ऐसा होता है। अगर एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है तो दूसरा प्लांट ग्रो किया है, उसको क्या होता है? फायदा। क्या होता है? लेकिन जो प्लांट जिसके ऊपर ग्रो किया है उसको ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, उसे ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है, लेकिन जो ग्रो किया है उसको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, उसको फायदा होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? कॉमन सेंस का। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक कोई मान लिया बड़ी मछली है, सही है, और उसके ऊपर कुछ छोटी मछलियां रह रही है, अगर वो खाली रह रही है बस, तो जो बड़ी मछली उसको फायदा नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं होगा ना कोई फायदा होगा, लेकिन छोटी मछली होगी तो क्या मिल जाएगा? घूमने के लिए मिल जाएगा, और मैं बोल सकता हूँ कि उनके लिए क्या होगा? फायदा होगा, और बची रहेंगी उनसे। अगला आता है बेटा अवेंचरिज्म। इसका मतलब आपको क्या समझते हो? एक को नुकसान हो, एक को ना कोई फायदा और ना कोई नुकसान। अच्छा, अवेंचरिज्म की अगर हम बात करें तो आपको पता है कोई एग्जांपल है? बताओ, मैं बताऊं? जैसे मान लो, सुन लो, जैसे सपोज मानो जैसे जितने भी एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जो एंटीबायोटिक से बनते हैं, जैसे पेनिसिलिन बनाई चीजें, या मैं बोल सकता हूँ कोई भी दवाई जो ऐसे जहर वगैरह जो बनाते हैं प्लांट, देखो उनका काम तो बनाना होता है, उनको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जैसे एंटीबायोटिक से मिलता है उस फंगस का तो बनाने का काम होता है, वो तो बनाएगा, लेकिन जिससे जो बैक्टीरिया मरते हैं ये जो ग्रो नहीं कर पाते उनको क्या होता है? नुकसान। तो ये एग्जांपल किसका है? जिसको एंटीबायोटिक दिया है उसको फायदा होता है, वो तो हमने अपने लिए बना दी है, लेकिन बैक्टीरिया को तो नुकसान ही हो रहा है। हां सर, बैक्टीरिया को नुकसान है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। ऐसे दूसरा सुनो है, इसका एक अच्छा और क्या है कमेंट सुनना बेटा। जैसे कमेंट में एक एग्जांपल है कि जैसे कोई गाय होती है जो घास चल रही होती है, तो गाय का काम तो घास चलना होता ही होता है, लेकिन बगले को वहाँ क्या हो जाता है? फायदा, क्योंकि वहाँ के जितने भी नीचे के इंसेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऊपर आते हैं उनके, और बगला को आसानी रहती है क्या? इंसेक्ट को पकड़ने में। तो ये भी इसका किसका एग्जांपल है? कमेंट का। तो ये आपको थोड़े साइड आपके क्या थे? इंटरेक्शन थे। हालांकि यहाँ पे कुछ एग्जांपल और भी हैं, बरोबर, कुछ एग्जांपल और भी हैं यहाँ पे, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे में एक एक करके बताऊंगा तो आपको एक मजा नहीं आएगा, हम लोग लाइन पढ़ लेंगे इनको, तो ये बीच रोड होगा तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर तो यहीं था। अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा होगा? इकोसिस्टम। हाँ, ये हम लोग अभी इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। और बेटा बातें करने से तब एक मिनट के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा बोलना, क्योंकि यहाँ पर इस मानते नहीं शुरू करते हैं। और ये कमरा ऐसा है इसमें आवाज बोलनी नहीं है, आपको क्या यहाँ बस कुछ दिन तो अगर कुछ लोग यही बोल रहे हैं तो मुझे मैं यहाँ तक पहुँचने की बात, इसीलिए आप बिल्कुल शांत रहो और बातें करने की बात ले जाओ, बातें नहीं करनी। हम लोग ऐसे में पढ़ेंगे इकोसिस्टम, क्या पढ़ेंगे? पता नहीं बैठ रहा हूँ अगर तुम बहुत हल्के बोल रहे हो तो बहुत तेज आवाज आती है। हाँ चले जाओ, सही करती है। यहाँ देखो, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो समझो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको इस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। सबसे पहले आपको ये आपने बहुत नाम सुना होगा हिंदी में, परितंत्र सुना है? परितंत्र सुना होगा, 12th में हो गया आपको, तो एक क्वेश्चन भी आया होगा, विस्तार बॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में बताओ, है ना, विस्तार से बताओ ये क्या होता है, इकोसिस्टम को समझते हैं। देखो इकोसिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है समझने के लिए कि इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक इकोसिस्टम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इकोसिस्टम का मतलब क्या है वो तो समझते हैं। देखो अगर मैंने कहा था, अगर कोई मान लिया कोई भी कहीं भी अगर कोई चीज, जैसे मैं कहता हूं कि अगर जहां पे स्पीशीज का इंटरेक्शन हो और साथ में एबायोटिक मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग का और लिविंग का जहां पे एक इंटरेक्शन में रह रहे हो, वो चीज फंक्शनल हो,
जैसे मान के चलो सुनो, अगर मैं यहाँ पे बायोटिक की बात करूँ, ये देखो बेटा समझ लो, और एक तरफ क्या जाएंगे ए बायोटिक। अब मैंने कहा था यहाँ पे ए बायोटिक में हम लोग क्या लेंगे, ऐसा नहीं कि मार्कर ले लेंगे, मार्कर के बाद काम मिल जाएगा। ए बायोटिक का मतलब होता है ये वाले फैक्टर, जैसे CO2 ऑक्सीजन हो गई, इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सही है। ये सब ए बायोटिक फैक्टर की अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि इनके बिना इनका इंटरेक्शन किससे होगा, बायोटिक से। बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग। क्या होता है, लिविंग। अगर लिविंग का और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन है, आपस में इंटरेक्शन में रह रहे हैं, लेकिन इसकी भी शर्त होती है, जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे हो गए, आप लोग लिविंग हो गए, आप कहोगे सर लाइट भी यहाँ पे, और मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हवा भी आ रही है, तो क्या इकोसिस्टम हो जाएगा, नहीं। इकोसिस्टम सर्वाइवल होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाओ तो साल तक तो सही है, ये क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत देखो अभी समझो। पहले आप लोग ये समझ लो कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एबायोटिक फैक्टर, एक होते हैं बायोटिक, समझे आप। दोस्तों अगर मैं बायोटिक की बात करूँ तो इसमें तीन टाइप की जाएंगी, एक तो होंगे प्रोड्यूसर। कौन होंगे, प्रोड्यूसर मतलब होना चाहिए, अगर आप लोग बताओ विदाउट प्रोड्यूसर क्या कोई भी क्वेश्चन सर्वाइव कर सकता है, नहीं। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उपभोक्ता, जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाए, खाना बनाए, उत्पादक होगा, हाँ उत्पाद, सॉरी आप लोग ये बताओ मुझे, सही है, कौन सा कंज्यूमर होता है, हाँ समझो। आप लोग ये बताओ अगर कहीं प्रोड्यूसर नहीं है तो क्या वहां से फूड चेन स्टार्ट हो सकती है, नहीं। यानी कि सबसे पहले कौन होना चाहिए, प्रोड्यूसर। आपको पता है इसके बाद कौन आते हैं, कंज्यूमर। कौन आते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, जो इनको खाते हैं। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी कि इसको खाएंगे, ये इनको खाएंगे और ये इनको खाएंगे। ये होने चाहिए साथ में, होने चाहिए डिकम्पोज हो जाता, क्या होने चाहिए। अब आपको ये बात बताओ, एक तो सुनो, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे प्लांट भी है, सही है, खाना बनाने के लिए सनलाइट से, आपको ये तो पता ही है कि कोई भी सिस्टम विदाउट सनलाइट सर्वाइव नहीं करता। क्यों, क्योंकि सनलाइट से सबसे पहले जो खाना बनाता है वो कौन होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, और वो नहीं क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। समझ गए। तो अगर आप अब आप सोचो एक इकोसिस्टम है जहां पे, इकोसिस्टम एक जगह है मान लो जहां प्लांट भी है, और प्लांट क्या कर रहा है, सन से क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, ये तो है। प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस भी है। आप लोग बताओ अगर ये नहीं होंगे तो भी सर्वाइव हो जाएगा, नहीं। क्योंकि बेटा ये तो मांसाहारी होते हैं ना, और शाकाहारी होंगे तो ये फिर एनर्जी नाश कैसे करेगा, यानी कि फूड चेन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए कौन होना चाहिए, हर्बीवोरस भी होना चाहिए। इसके बाद ये इनको खाएंगे और ये इनको खा लिया। अब अगर डेथ होगी तो डिकम्पोजिशन के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए क्या होना चाहिए, डिकम्पोजिशन, और साथ में एबायोटिक फैक्टर का होना जरूरी है। अगर ये सब चीजें एक जगह पे आपको मिल जाए तो आप समझ सकते हो कि वो एक इकोसिस्टम हो जाएगा ना। अब आप कहोगे सर हम कैसे मानेंगे इकोसिस्टम में, और कुछ जैसे मैं देखो एक सिंपल भाषा में बताऊं, जहां पे चार चीजें होनी चाहिए हम उसको इकोसिस्टम बोल देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं ए इकोसिस्टम की तो क्या क्या चीज होनी चाहिए जिससे आप पता लगा दो इकोसिस्टम। देखो पहला वहां प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये बात समझे, यानी कि उनका बायोमास बढ़ना चाहिए। जैसे तालाब होता है, तालाब में अगर आज आप जाओगे तो बायोमास अगर 10 किलो है, और आप अगर 10 साल बाद जाओगे तो वहाँ कितना होगा, कई हजार किलो होगा, क्योंकि वहाँ लगातार क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी, यानी कि वहाँ उत्पादन हो रहा है, लगातार बायोमास प्लांट का बढ़ रहा है। समझे बात को। दूसरा बेटा वहाँ पे क्या होना चाहिए, एनर्जी फ्लो। अगर आपको बताओ एनर्जी फ्लो नहीं होता होगा तो फिर कैसे बात कर रहे हैं, एक स्टेज दूसरे पर डिपेंड रहते हैं ना, तो ये चीज होनी चाहिए। अगर मैं तीसरा बात करूं तो वहां न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और बेटा एक वहां पे एक अच्छी खासी फूड चेन भी बननी चाहिए। अगर ये 4-5 चीजें हो रही हैं तो मैं ऐसे मान चलता हूं कि वो क्या है, इकोसिस्टम। जैसे बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर हम इकोसिस्टम, अब देखो मैं एक बात और बोल रहा हूं,
अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो ये जो गेहूं का खेत होता है वो भी अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम। एक तालाब होता है वो भी अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम। अगर हम लोग बाहर मैदान देखते हैं घास का, वो भी क्या है अपने आप में इकोसिस्टम। क्योंकि तालाब में क्या तो खाना देने जाते हैं वहाँ पे नहीं, अपने आप में सभी स्पीशीज क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, बायोमास बढ़ रहा है लगातार, सनलाइट प्रेजेंस है वहाँ पे। हम ऐसे हो सकते हैं चारों चीजें वहाँ पे हो रही है, बताओ हो रही है, तो इसका मतलब ये वो क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम। एक एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम वो भी अपने आप में क्या होता है, इकोसिस्टम। समझ गए? अब आप लोग सोच रहे हो कि एक बात और कि सर हम एक इकोसिस्टम में दूसरे में डिफरेंस कैसे पता करेंगे? तो बेटा एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में हमेशा देखना स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या होगा, अलग अलग। जैसे आप तालाब में हो और आप लोग यहाँ घास का मैदान देख लो, क्या तालाब में जो प्लांट है क्या वो यहाँ पे है, नहीं। तालाब में जो एनिमल है क्या वो यहाँ पे है, नहीं। तो इससे हम बता सकते हैं कि डिफरेंट इकोसिस्टम। समझ गए? तो आप लोगों को कुछ थोड़े बंदे बड़ी इकोसिस्टम क्या होता है वैसे मैं नोट करूंगा भी आपको। मैं ऐसे हो सकता हूँ कि जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन आपस में होता हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इकोसिस्टम। यानी कि एबायोटिक का मतलब कैसे, नॉन लिविंग फैक्टर। अब नॉन लिविंग और लिविंग के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। समझ गए आप लोग? और आप लोग तो सोच सकते हो बेटा क्या ये जितने मैंने यहाँ पे बताए हैं कि इनके बिना कोई सर्वाइवल हो सकता है क्या, नहीं। तो वो इकोसिस्टम फिर नहीं होगा। तो अभी मैं इकोसिस्टम के बारे में और भी बातें बताऊंगा। अगर ये समझ गए आपको बताओ कि हम कैसे पता करें इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इंटरेक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं, यानी इकोलॉजी बोल सकते हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। समझ गए? परितंत्र क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, डीकंपोजर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे कहाँ पे इनका क्या फायदा होता है, मतलब हमको पता है वैसे क्या फायदा होता है, लेकिन हम लोग फिर भी समझेंगे। तो ये कहानी हटा दो, देखो अब आपको ये बात अगर हम देखें तो आपको पता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है। एक्वेटिक को हमारे क्या रखते हैं, जैसे सी हो गया, जैसे एक नदी हो गई वो भी इकोसिस्टम है, तालाब एक इकोसिस्टम है, झरना ये क्या है, इकोसिस्टम है। और अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो माउंटेन इकोसिस्टम है, इसके बाद जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, ऐसे ग्रासलैंड जो भी एक घास का मैदान होता है वो भी क्या है अपने आप में इकोसिस्टम। ऐसे पूछता है मैन मेड इकोसिस्टम कैसे है, जैसे एक्वेरियम मछली का जो वो होता है एक्वेरियम वो भी अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम। या फार्मर फील्ड जो खेत के लिए जो खेती होती है यहाँ पे वो भी एक क्या है अपने आप में इकोसिस्टम। आया समझ में? तो जहाँ भी लिविंग सर्वाइव करना है अपने आप से एक फूड चेन चल रही है वो क्या है, इकोसिस्टम। खेत इकोसिस्टम कैसे होते हैं? क्योंकि खेत में भी अपने आप से कंपोजिशन रह रहे होते हैं। हम ऐसा हालांकि फसल लगाते हैं और खाली लगाते हैं, अगर सारा खाली छोड़ दो तो उसमें अपने आप प्लांट ग्रो कर जाएंगे और अपने आप सर्वाइव करते हैं। और अगर हम 10 साल में जाओगे तो वहाँ बहुत बड़े प्लांट बनेंगे। तो इसका मतलब वहाँ प्रोडक्टिविटी भी हो रही है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो रही है, वहाँ एनर्जी फ्लो भी हो रहा है और वहाँ फूड साइकिल भी चल रही है। ये बात समझ गया? लिख रहे क्या?
मैं सोच रहा हूँ ये जल्दी से एक हो जाए, फिर आपका पर डे एक चैप्टर रिलीज करवाऊंगा, ठीक है? मतलब एक दिन में एक चैप्टर, और स्टार्टिंग से हम चलेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर से, और जितना हो सके उतना हो जाएगा, ठीक है? एक दिन में एक चैप्टर। लेकिन उसके लिए आपको घर से पढ़ के आना पड़ेगा बस, क्योंकि अगर आप सब कुछ यहाँ पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ के आओगे घर से कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? मैं ये पहले बात ये करूँगा कि कल ये वाला चैप्टर होगा, परसों ये वाला होगा, सही बात सीखो तो आपको बताइए। इतना जल्दी मत करो, एक चैप्टर को एक दिन में दो, एक दिन में 1 घंटा 1 मिनट पढ़ लोगे। चलो बेटा अब हम देखते हैं ईगो। बेटा आप लोग बिल्डा हो गया, आपको बातें कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको। हम देखते हैं इक्वल सिस्टम, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पहले एंड आपको मना कर रहा हूँ तो बोला करो। देखो इक्वल सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें, पहले किसकी बात करें? स्ट्रक्चर। तो आप लोग बताओ, अगर हम इक्वल सिस्टम में देखें तो आपको पता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट्स का। किसका? प्लांट्स का जो होता है वो होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? आप लोग बताओ, अगर हम किसी फॉरेस्ट में जाए, किसमें जाए? फॉरेस्ट में, तो आपको सबसे पहले सबसे बड़े प्लांट देंगे जिन्हें बोलते हैं ट्री, इसके बाद आपको छोटे देंगे, और इसके बाद सबसे छोटे, उसके बाद छोटे। तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं क्या? जैसे ये ट्री होंगे, सही है? इसके बाद कौन होंगे? हार्बन, इसके बाद श्रब, और इसके बाद ग्रास। तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ये इकोसिस्टम का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सबसे छोटे प्लांट, उसके बाद उससे बड़े प्लांट, उसके बाद उससे बड़े प्लांट, और लास्ट में क्या होगा? ट्री। इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को प्लांट। समझ गए बात? तो आप लोग स्ट्रक्चर की बात समझ गए। अब हम लोग एक कर करेंगे कि इकोसिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं, सही है? काम क्या होते हैं वो हम लोग समझेंगे। हम लोग काम हो रहे हैं। जहाँ पे आपको ट्री, हार्ब, श्रब और ग्रासेस, अगर सम आपको अरेंजमेंट में देखेंगे तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, और ये क्या होता है? प्लांट ए इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की करके, ठीक है? तो देखो, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ यहाँ पे, अगर यहाँ फंक्शन की बात करें हम लोग, देखो
इकोसिस्टम कैसा होता है, फंक्शनल होता है। आप लोग कैसे पहचानोगे कि ये इकोसिस्टम है और ये फंक्शनल है? तो आपको चार चीजें देखना, क्या देखना, चार चीजें। जैसे पहला आप वहां देखना कि प्रोडक्टिविटी हो रही है, क्या देखना है, अभी समझाऊंगा प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। दूसरा आपको देखना कि वहां पे क्या एनर्जी फ्लो हो रहा है, क्या देखना। तीसरा आपको वहां देखना कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, और चौथा आपको देखना कि वहां न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है या नहीं। अगर ये चारों चीजें वहां पे हो रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इकोसिस्टम कैसा है, फंक्शनल है, मतलब वहां पे सब कुछ ठीक चल रहा है। आप लोग बताओ, अगर आप फॉरेस्ट में जाओ, कोई फॉरेस्ट है या आपने कोई प्लांट लगाया, ठीक है, किसी खेत में लगाया, आप लोग वहां 2-3 साल बच जाते, आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारे प्लांट और नए नए ग्रो कर रहे हैं, सही है। और नए नए प्लांट ग्रो क्यों किए, क्योंकि वहां पहली बात क्या हो रही होगी, प्रोडक्टिविटी, यानी कि वो बायोमास का प्रसारण बढ़ रहा होगा, उत्पादन हो रहा होगा, एनर्जी फ्लो हो रहा होगा, मत क्यों, क्योंकि वहां इतने सारे स्पीशीज होंगे, उनके बीच क्या हो रहा होगा, एनर्जी ट्रांसफर। अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा होता तो वहां सर्वाइव को नहीं कर पाती। तीसरा हो सकता है वहां क्या हो रहा होगा, डिकम्पोजिशन, यानी कि कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, अगर वो डेड हो मतलब मरता है, खत्म होता है, तो मैं ऐसा हो सकता हूँ उसको जो कहाँ मिलाया जाता है, मिट्टी में, तो वहां क्या हो रहा होगा, डिकम्पोजिशन। वरना तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी नहीं होगी, और अगर डिकम्पोजिशन जहाँ हो रहा है वहां क्या हो रहा होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये वही साबित से प्लांट होता है, अगर प्लांट को काट के मिट्टी में रख दे, अगर वहां डिकम्पोजिशन हो रहा होगा तो प्लांट के सारे मिनरल्स किसमें मिल जाएंगे, मिट्टी में, और जो नया प्लांट होगा वो फिर से उन मिनरल्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अगर किसी इकोसिस्टम में चार चीजें हो रही तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, इकोसिस्टम। जैसे ये इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सर ये भी जो इकोसिस्टम है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, एक दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, लेकिन आपको जो क्योंकि यहाँ डिकम्पोजर नहीं है, यहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं होगा, यहाँ फूड चेन नहीं बन रहा होगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं होगी, और यहाँ पे फिर प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी। तो मैं यही करके मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ये चीजें क्या है, ठीक है। जैसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में। इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में पहले आपको बताऊं, जैसे मान लो आपके फादर होते हैं, उन्होंने 10 किलो गेहूं लगाया, क्या लगाया, 10 किलो गेहूं लगाया, और आपको पता है वो कितने बन जाते हैं, 10 क्विंटल बन गए, और 10 क्विंटल बने, जो उनका बायोमास बढ़ा, तो वही तो क्या है, इसका मतलब होता है उत्पादन। कोई जैसे हम लोग फॉरेस्ट है, जैसे मान लो तालाब, आज अगर आपने तालाब को बनाया, उसमें तालाब में क्या डाला, पानी डाला, और उसमें कई सारे स्पीशीज डाल दिए, अगर उनका बायोमास आप देखोगे तो मान लीजिए 1 क्विंटल है, लेकिन जब आप 10 साल बाद जाओगे तो उसका क्या होगा, 1 क्विंटल से कब को 20-30 क्विंटल बन गए पता ही लगा। वहाँ प्लांट बड़े हो गए होंगे, वहाँ एनिमल मछलियाँ अगर आपने 4 डाली थी तो वहाँ कितनी हुई होगी, 30 हुई होगी। अगर वहाँ पे मेढक 4 होंगे स्टार्टिंग में, तो बाद में कितने होंगे, 100 गए होंगे। तो इसका मतलब क्या है, टोटल क्या बढ़ा, बायोमास, और बायोमास बढ़ा तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुई, प्रोडक्टिविटी। ये बात समझे आप लोग। अब दूसरा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी 2 टाइप की होती है, एक होता है ग्रॉस जीडीपी, क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक होता है एनपीवी, क्या होता है, इसका मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आपको एक बात सुनो, ये ग्रॉस क्या है और एनपीवी क्या है, ये दोनों समझ लो। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल बायोमास, क्या होता है, टोटल बायोमास, मतलब आप समझो जितनी भी प्लांट ने सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, सही है, जितना उसने मेटाबॉलिज्म यानी बायोमास बनाया, उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस, क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस। ये बात है, समझो, सुनो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा था कि 5 किलो गेहूं है, ठीक है, हमने उगाया,
और हमें कितना मिल गया 20 क्विंटल, मान लो 20 क्विंटल मिल गया। तो 20 क्विंटल क्या है बताओ ग्रॉस। लेकिन आप लोग बताओ क्या 20 क्विंटल आपको मिला क्या? अगर हम नेट निकालें तो क्या 20 बैठेगा? कैसे देखो आपने लगाया 5 किलो वही कर लो, इसके बाद आपने उसमें जितने रुपए खर्च किए टोटल आप लोग का अमाउंट लगाओ तो मान लो आपके 10 क्विंटल बचा। कितना मतलब 10 क्विंटल का बचा नेट। तो जो नेट होगा वो कितना होगा 10 क्विंटल। जैसे ऐसे मान सकते हैं अगर हम एनपीवी निकालते हैं बेटा तो हम करते हैं जीपीपी माइनस आर। आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी लॉसेस। क्या होता है? रेस्पिरेटरी। अगर हम रेस्पिरेटरी लॉसेस हटा दें तो क्या आता है एनपीवी। ये वही था वगैरह जैसे आपने कोई प्लांट जैसे आपने लकड़ी का प्लांट काटा, आप काटोगे तो वो टोटल जो बायोमास होगा टोटल बायोमास वो क्या होगा जीपीपी। और एनपीवी का मतलब मान लो कि हमने उस प्लांट ने जितना फूड बनाया ग्लूकोज बनाया उसने अपने उसके लिए तो वो क्या होगा खत्म क्या होगा तो वो क्या हो जाएगा उसको आर, यानी कि रेस्पिरेटरी लॉस। अगर वो निकाल देंगे तो क्या बचेगा एनपीवी, यानी कि इसको बोल सकते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ गए आप लोग? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करें प्रोडक्टिविटी को तो हम कैसे कर सकते हैं? एक तो ऐसे कर सकते हैं कि पर ईयर में कितना हमें किलोग्राम मिल रहा है बायोमास पर ईयर में, और उस एरिया में कितना हमें क्या मिल रहा है कितने किलो बायोमास मिला। जैसे मान लीजिए एक जैसे ये ले लो, हम लोग उपाधि में अभी है, आप उपाधि के टोटल में बायोमास यहाँ पे देखो काउंट करो तो आप कैसे देखोगे एक साल में कितना उत्पादन हुआ। अगर हम ऐसे देखें कमाई देख रहा हूँ धीरे धीरे प्लांट का, तो बेटा यहाँ आज इतना प्लांट है कि अगले साल कितने होंगे उससे ज्यादा होंगे, और वो प्लांट छोटे होंगे बड़े होंगे तो उनका बायोमास बढ़ा नहीं बढ़ा। तो हमने क्या देखा एक साल में उस एरिया में कितने किलो बायोमास बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे दिखाया गया कि अगर हम कोई तालाब का निकालें कि हमें प्रोडक्टिविटी निकालनी है कैसे निकालते हैं, तो उसमें निकालते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपने 1 लीटर में देखा आपको 4 मछलियां मिल गई, तो आप अनुमान लगा लोगे कि यहाँ पे कितनी मछलियां टोटल पानी में होंगी। समझ गए हम लोग? तो ऐसे करके हम लोग निकालते क्या है प्रोडक्टिविटी। अब आप लोग मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर प्रोडक्टिविटी का मतलब हमें कैसे फायदा मिल रहा है? बेटा आपको पता है अगर आप लोग हम प्रोडक्टिविटी का अगर बायोमास काउंट करें रुपए में, सही है, तो ये कॉस्ट जो यहाँ पे दी है वो दी है एक जो बायोमास बढ़ता है वो पता है कितना बढ़ता है 170 बिलियन टन। कितना बढ़ता है 170 बिलियन टन। अगर हम कॉस्ट में एस्टिमेट करें तो हम कॉस्ट में ऐसा मतलब कर नहीं सकते। आप लोग सोचो एक प्रोडक्ट आज कितनी मिलती है 170 बिलियन टन हर साल बढ़ जाता है बायोमास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा आपको देखिए प्रोडक्टिविटी है तो ये लिखना है इसमें जितना मिला, और एनपीवी का मतलब होता है कि हम
निकाल के जो हमें मिलेगा वो क्या होगा एनपी। नेट का मतलब नहीं जानते हो? सर नेट का नेट का मतलब होता है कि कंप्लीट आप हटा के रखते हो जितना मिला वो होगा बायोमास। जैसे मान लो मैंने बताया, जैसे मान लो आपके फादर ने एक गेहूं का फसल तैयार किया, आपको 15 क्विंटल मिल गया, तो क्या 15 क्विंटल नेट है? नहीं, उसमें लागत क्या है? लागत निकालोगे सब हटा के, तो जो बचेगा वो नेट है, और जो 20 क्विंटल मिला वो क्या होगा ग्रॉस। समझे? अब मान लो 5 क्विंटल की लागत आ गई, तो कितना बचा? 15 क्विंटल, तो वो क्या होगा नेट। और जो ग्रॉस होगा था जो 20 क्विंटल, समझ गए टोटल बायोमास। हाँ, जो वो हटा दो तो क्या बचेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर माउंटेन्स या फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ इतना खर्चा कितना आया, वहाँ खर्चा कितना आया वो तो परिवर्तन है। लेकिन वहाँ क्या हुआ है, रेस्पिरेटरी लॉसेस, प्लांट ने अपने खर्च पे कितना दिया, खुद के खर्च पे जितना लॉसेस हुआ है उसको हटा दो, मिल जाएगा क्या। आप लोग साथ में स्टडी पढ़ते रहना बेटा, अगर आपको डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे मान लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी है, अगर मैं यहाँ कह दूँ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को क्या करूँगा, तो आप लोग प्राइमरी का मतलब प्लांट बनाया लिखना है। अब प्लांट में किसने खाया, गाय ने खा लिया। अब गाय के द्वारा जो बायोमास मिला है तो क्या हो जाएगा ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ गए? सेकेंडरी रहेगी क्योंकि अब गाय भी तो अपना बायोमास बना रही है। एक छोटा है 10 किलो का है, वो बड़ा होगा कितना 50 किलो का रहेगा। हाँ, तो ये सही है। तो हमें इकोसिस्टम से क्या होती है प्रोडक्टिविटी, समझ गए? उत्पादन। सेकंड हमारा जो यहाँ पे है वो है बेटा डीकंपोजिशन। क्या है? डीकंपोजिशन। साथ में आपको एसआईटी पढ़ जाएगा, बात उसका मत किया। मेरा नाम है, मेरा नाम और आगे आगे बोलो, आगे कुमार लगा हुआ। ये लिख लिया आप लोगों ने? अरे अभी लिखा है वही डाल पुराना वाला। तो बात करना है, वो देखो अभी बिल्कुल बात क्यों कर रही है? ये समझ तो लास्ट दिन बातें करूंगी अजी इसमें पढ़ाई नहीं कर रही। तुम लोग ऐसे लोग पता है तुम क्या कह रहे हो, मैं कहूँ ग्रुप बना लो, रात में चल के बातें की करता सर अगले महीने दुनिया खत्म है। ये सही है या मैं खुद समझ में नहीं आ रहा है बातें करना और बैठ क्या करते हैं। अच्छा मैं पूरी रात नहीं कर रहा हूँ, आधा घंटा करना है यही करते हैं। और तुम लोग क्या करते हो, 24 घंटे में लग रहा है 12 घंटे साथ में रहते हो।
आती है। अगर तुम किसी के साथ 5-6 घंटे रह रहे हो, मान लिया सही है, तुम लोग रहते हो, मुझे पता है 5-6 घंटे तो रहते होगे ना, सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक रहते होगे, और उस टाइम पे 8 घंटे मिल गए आपको साथ साथ में, फिर और क्या एक्टिविटी बात क्या होगी थी, सब साथ में रह रहे। इतनी बातें तो मुझे लगता है लड़के होते हैं वो 1-2 महीने दूर रहे तो वो आगे की बात नहीं करेंगे। सर आप क्या करते हैं, प्रदीप सर से आप तो बोलिए। बता रहा हूँ। मैं खाली 5 मिनट ज़्यादा बात नहीं करता। सर 5 मिनट नहीं, उस दिन 1 घंटा हो जाता सर। नहीं वो टाइम पास करना होता है, टाइम पास करना है। उसमें भी सोचना पड़ता है, कुछ तो बोले सामने से करना देंगे। हाँ सर, उसमें भी सोचना अब पड़ता है। कुछ बातें ऐसे कुछ नहीं नया, कुछ एग्जीबिशन फालतू का है, तो ऐसी बात होती है। हम लोग ऐसी बात नहीं होती कि हम सोच के पहले बैठे हाँ ये बातें करनी है, ये करना है। क्या बात कर रहे हो? कोई नहीं सर, तो फ्रेंड्स का नहीं है। मैंने तुमको बताया था एक बार पहले, मैं सही बताऊं तो मैं अपने लिसनिंग में जितने फोन आते हैं या दोस्तों के, चलो बहुत क्लोज दोस्त है उसका तो मैं रिसीव कर लेता हूँ, वरना मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने रिसीव किया तो मैं इससे बातें करूँगा। हाँ सर, मुझे भी ऐसा लगता है। भाई तुम रिसीव कर लिया मुझे ना, वो खाना खाने लगे जब वो खाना खा लिया उसके बाद क्या बातें करो भाई? भाई कोई बात करें टॉपिक तो नहीं है ऐसी। मैंने कुछ ऐसे लोग जैसे वो लोग होते हैं जो रात रात लगे रहते हैं फोन पे, मैं सोचता हूँ कि बातें ये करते होंगे। अगर मैं किसी पर्सन से बीच में बात कर लूँ तो ये बातें खत्म हो जाती है। बहुत पूछोगे कि क्या पढ़ाई कैसी चल रही, खाना खा लिया, बस इतना, और क्या पूछोगे भाई, फिर बात खत्म। तो पता नहीं लोग कि पूरी रात मैंने फोटो देखे ऐसे पूरी रात बात करते रहते हैं, बंद क्या करते रहते हैं सर पूरे दिन का बेटा आगे हमारा टॉपिक आता है डीकॉम्पोजिशन का आता है। आप लोग एक बात समझो, आप बोलो मत, हम लोग डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का डीकॉम्पोज होना। आप लोग मुझे ये बताओ, अगर डीकॉम्पोजिशन ना होता तो सोचो क्या होता, जितनी डेड बॉडी है सब ऐसी पड़ी रहती। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या बोल रहे हैं, यस सुन लो, डीकॉम्पोजिशन अगर सोचो आप लोग डेड बॉडी कितनी है, आप लोग ऐसा ना कि कहीं छुपा आते, कितनी छुपा लेते हैं, एक छुपा लेते, 2 छुपा लेते हैं, तो ऐसी रहती है, हमेशा डीकॉम्पोजिशन होता। डीकॉम्पोजिशन कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप लोग इस बात सोच सकते हो। मुझे लगता है कि हमें जितना टेस्ट होता है उसका आधा पार्ट तो इसी बात में लगाने में लग जाता है कि इधर रहेंगे डेड बॉडी, इधर रहेंगे जिंदा लोग, इधर रहेंगे मरे लोग, है ना। अगर डीकॉम्पोजिशन ना होता तो डीकॉम्पोजिशन आप इसका ही नहीं, डेड बॉडी का, आप जितना घर में आपको पता है कूड़ा करकट होता है वो हम उसके तो गड्ढे में ही है, और वहां भी अगर डीकॉम्पोजिशन ना होता तो ऐसी पड़ रहता कुछ, तो फिर क्या होता, कूड़े के ढेर जाते बहुत बड़े। तो डीकॉम्पोजिशन होना ही बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस होता है। पन्नी नहीं होती तो उसको भी कोई ना तरीका अपना ही जाता है कि कुछ ना कुछ होता ही है। हाँ इसी चक्कर से उसको भी कुछ ना कुछ निकाल देंगे लोग कि पन्नी को कैसे यूज करें फिर से उस चीज को। सो अगले अगर मैं बात करूँ तीसरा, डीकॉम्पोजिशन कौन करते हैं, आपको पता है फंगस करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, ये सब करते हैं। डीकॉम्पोजिशन से आप मान लीजिए डॉग एक्सपायर हो गया, किसी का मतलब खत्म हो गया, उसको हमने फेंक दिया कहीं पे, आप जाओगे तो 2-4 महीने बाद खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अब एक प्लांट मान लो, फॉरेस्ट मान लो, फॉरेस्ट में तो अपने आप से प्लांट गिरा, डीकॉम्पोज हुआ, फिर से उसके मिनरल्स कहाँ चले गए, मिट्टी में चले गए, फिर से तो चलता रहता। और डीकॉम्पोजिशन कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस समझ सकते हो आप। तो डीकॉम्पोजिशन कैसे होता है ये समझते हो थोड़ा सा। जैसे आपने सब बच्चे बेसिकली गांव से तो बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा घर का जो पूरा गड्ढा होता है कहाँ डालते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, किस डाल देते हैं, गड्ढे में।
और हमें पता भी लगता कब हो गया डिकम्पोजिशन। और एक साल बाद अगर हम देखते हैं तो वहां पे बुरा बुरा कुछ मैनुअल टाइप का करता है, खाद करती है और उसे फिर हम खेत में लगा देते हैं। क्या उस बुरे व्यक्ति में दिखता है कि ये मैंने गोबर डाला था यहाँ पे मैंने बिस्किट डाल दिया, लगता है कि नहीं ना? वो सब क्या हो रहा था, सभी कैसा हो जाता है। तो वहाँ कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो देख लेते हैं। जैसे अगर डिकम्पोजिशन में आपको ये ध्यान रखना कि स्टेप वाइज, पहला कौन सा स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा। पहले क्या होता है बेटा यहाँ पे? पहले होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? मैं पहले लिख दे रहा हूँ। दूसरा क्या होता है? लीचिंग। तीसरा कैटाबोलिज्म। फिर होता है ह्यूमिडिफिकेशन, अभी भी लोग बात करते हैं, और इसका होता है मिनरलाइजेशन। अब देखो इतने स्टेप में एक मैनुअल बनता है और मैं बोल सकता हूँ इतने स्टेप में क्या होता है डिकम्पोजिशन। समझ गए? देखो कैसे। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, आपने फेंक दिया कूड़ा, सही है, गड्ढे में। बांस सबसे पहले छोटे टुकड़े में क्या होगा, डिवाइड होगा, सही है। बहुत सारे ऐसे जैसे अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, मतलब फ्रेंड ऑफ, वो क्या करता है मिट्टी को बहुत बड़ा बना देता है, छोटा छोटा कर देता है। हम खेत में हैरोस जोतते हैं वैसे उसका काम होता है वो करना। तो पहले क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। लीचिंग का मतलब समझते हो आपको? वाटर का मिलना, वहां पे वाटर मिलेगा, यानी बारिश होगी उसका वाटर वगैरह मिलेगा, वो सब क्या होता है लीचिंग। और जब वाटर वगैरह मिल जाएगा तो वहां होती है फिर माइक्रोबियल एक्टिविटी, और जिसे बोलते हैं क्या, कैटाबोलिज्म। यानी कि माइक्रोबियल क्या होगी, एक्टिविटी होगी। और माइक्रोबियल एक्टिविटी होने के बाद अगर देखें तो वहां पे क्या होता है, ह्यूमस टाइप का रहता है, ग्रे कलर का रहता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। क्या बोलते हैं? और उसके बाद उसमें क्या आ जाते हैं मिनरल्स, और उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। पहली बात तो आपको ऐसे पता होना चाहिए सीक्वेंस में कि, और यहां से मुझे लग रहा है तो पूछेगा, वो पता है क्या पूछेगा, सीक्वेंस ही पूछेगा। सीक्वेंस का मतलब कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। तो हम लोग बताओ पहले क्या होगा, टुकड़ों में डिवाइड होगा, उसके बाद वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन होगा, इसके बाद कैटाबोलिज्म माइक्रोबियल एक्टिविटी रहेगी, इसके बाद वो ग्रे कलर का हो जाएगा, और ग्रे कलर का होगा तो वही क्या होता है उसमें, यानी कि मिनरल्स वगैरह सब इंक्लूड हो जाएंगे, और हम बोल सकते हैं उसको मिनरलाइजेशन हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या उसके बाद में क्या होता है, ठीक है। जो मैनुअल में यूज होता है क्या बोलते हैं, डीप राइटर्स। क्या बोलते हैं, डीप राइटर्स। ये भी ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन में यूज होता है तो बोलते हैं डीप राइटर्स। बीटा जैसे जिसमें गोबर वगैरह की जाती है बीटा राइटर्स।
उसको खत्म करना है, डिकम्पोज करना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन। ये किसके द्वारा होता है? माइक्रोब्स के द्वारा होता है। इसमें आप लोगों को खाली स्टेप कौन कौन सी होती है वो ध्यान रखना है। पहले कौन सा होता है, इसके बाद कौन सा होता है, इसके बाद क्या होता है, ये ध्यान रखना है। पहले क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि टुकड़ों में डिवाइड होगा। इसके बाद उसमें क्या मिल जाएगा? वाटर वगैरह, यानी कि बोलेंगे लीचिंग। तीसरा क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म, यानी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी उसमें। चौथा ह्यूमिडिफिकेशन, और पांचवा ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है ग्रे कलर का हो जाएगा, ह्यूमस लाइक। सर तीसरा वाला ये कैटाबॉलिज्म मतलब होता है प्रोसेस होगी, यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी। जैसे बैक्टीरिया वगैरह इसमें ग्रो कर जाएंगे, होता नहीं कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के टाइम पे कैटाबॉलिज्म टुकड़ों में डिवाइड होना और साथ में उसको माइक्रोबियल एक्टिविटी होना, ठीक है। और मिनरलाइजेशन का मतलब है अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो होंगे उसमें मिल जाएंगे और फिर हम लोग उसको कहीं भी खेत में लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। ये बात समझ गए आप लोग? सब लोग क्लियर हो? अगले अगर हम बात करें, अगले ये समझ गए आप लोग? अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूं, जैसे कोई अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो डिकम्पोजिशन होता है इसको अफेक्ट कौन से फैक्टर करेंगे, तो आप क्या बताओगे? डिकम्पोजिशन को कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे? देखो, पहला होगा टाइप ऑफ डिट्राइटस। डिट्राइटस का टाइप, ये किस टाइप का है? जैसे मान लो गोबर है खाली और जल्दी हो जाएगा। अब आपने क्या डाला उसमें? बड़े बड़े प्लांट के फूल आती हैं तने, तो वो कैसा होगा? बहुत देर होगा। तो टाइप ऑफ डिट्राइटस। और दूसरा होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्या होंगे? इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन समझे आपको? जैसे मान लो बहुत तेज, जैसे मौसम कैसा है, बहुत लाइट वाला है और नमी कम है, तो वहां पे डिकम्पोजिशन होने टाइम लगेगा। और जब नमी ज्यादा रहेगी, नमी का मतलब हवा में नमी रहेगी, थोड़ा सा बारिश हो गई तो वो क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। आपको समझ सकते हो? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पानी का मिलना हो जाता जरूरी होता है। बारिश नहीं होती तो यानी कि डिकम्पोजिशन ये पूरी तरीके सही से नहीं हो पाता। तो वहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पहला टाइप ऑफ डिट्राइटस और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि लाइट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, इसके बाद वहां पे वाटर कितना है, वहां पे हवा में नमी कितनी है, इस सब डिपेंड करते हैं फैक्टर किसके लिए? डिकम्पोजिशन के लिए। सही है? कितना जल्दी होगा, कितना लेट होगा। समझ गया आपको? तीसरा हम लोग समझते हैं बेटा आप टॉपिक एनर्जी फ्लो। क्या समझते हैं? हटा दो। चलो गोली आ गई है। आपको पता है गोली में आराम से खेलना और बहुत सारे फैक्टर ऐसे मिलेंगे आपको वहां पे गोली में जो आपके फैक्टर जितना करते हैं, ठीक है? तो उनसे बच के रहना। लड़ाई बहुत होती है गोली पे, आपको पता होगा? क्योंकि सुनो, मैं बहुत सारे स्टेटस देख रहा हूँ ना, तो स्टेटस लगाते हैं लोग, मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना है, लगाते लोग। जैसे बस में बैठते हैं फोटो लेकर लगा देते हैं और उनके 10-15 लोग होते हैं गाँव में। सुनो 10-15 लोग वो भी रेलवे स्टेशन में वेट करते हैं, जैसे नहीं उतरे अब तुरंत नहीं कहाँ ले जाए? मधुशाला। और उधर से वो एक बोतल इधर, एक बोतल इधर, एक हाथ में होगा, दूसरे हाथ में लेके चले आते होते हैं। वो क्या बोतल लेके आना साथ में। तो तुम्हें पता है कि होली पे कौन कौन से ऐसे लोग मिलेंगे? तो ध्यान रखना बेटा, ये नहीं कर रहा हूँ सुनो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम ठीक हो, दूसरा बस ठीक नहीं है, वो लवर की लड़ाई करेगा। वो कैसी बात कहेगा, लड़ाई हो जाएगी। ऐसे लोग देखे जब कपड़े पहन लेते नए वाले कपड़े पहन लेते हैं, तो एक दो अभी ऐसे बचते हैं, जैसे कोई मान लिया ज्यादा हो गया तो गन्ने में सो गया, अब वो उठा 4 बजे नाली में पड़ा है। नाली समझो, नाली वाले जितने होते हैं उनको तो मम्मी उठा के ले जाती है। नहीं सर, अगर आप एक वैरायटी वो भी होती है जो ढूंढ नहीं मिलता है हमारे को, जैसे वो ढूंढते रहे मिला ही नहीं, अब हम तक पड़ा हुआ है। सर हम जाते हैं, मतलब जहाँ से आते सर हैं आपको आप लड़ाई नहीं करते। एक मिनट बोलो, तीनों बार वहीं लेटा रहता है, बस उसकी पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन चेंज ए 3 टाइप की वैरायटी मिलेंगी आपको बेटा, बोलो मत। पहली वैरायटी वो होगी जो चुप्पे करेंगे, वो रहेंगे सही लेकिन चुप्पे कर देंगे, सही है? क्योंकि रंग में पता नहीं लगता ना कि लगाया हुआ है। एक वाली वैरायटी होती है। दूसरे वो होती है
नाली पे सो गए किसी के, तो उसको वहां थप्पड़ जब पापा गए और थप्पड़ मार पड़ा है, और नहर वाली मम्मी ने पकड़ गई, है ना। एक वो वाली वैरायटी होती है, और तीसरी वो होती है मिलती नहीं है। घर वाले फोन कर रहा है, लड़का बैठा है कहाँ मत साला, अब बजेगा कितने दो, घर वाले कह रहे हाथ धोले आके, वो कह रहा नहीं आऊंगा। एक तीसरी वाली वैरायटी बच के रहना, ठीक है। बोलो तुम ऐसे मिलेंगे जैसे पर्सी होती है, तो उस खेत में लेटे होंगे, मेरी भी कट गई। वो भी तो बेटा कोई बीच में ये तीनों कट गई। अब सुनो, अब क्या होता है, ऐसे लोग पता है, जैसे मैंने देखा था लास्ट ईयर क्या था, जैसे अभी ये दोनों आए अभी, वो इस टाइम पे ऐसे बन के तब आए थे जब हमने सबने नए नए कपड़े पहन लिए थे, और वो कह रहे थे मिलो आप। अब बताओ कैसे मिल रहे, अब वो एक से नहीं सबसे मिल रहे थे। सर वो तो नशे में उन्हें नहीं पता है और कैसा है। मतलब सब लोग नए कपड़े पहन के रहे थे, वो ऐसे घूम रहे थे, दोनों घूम रहे थे। नहीं सर आप इन्हें बात बताओ, अगर आपको ये लड़का आता है तो आप नाराज तो नहीं है। अभी तो ठीक है, लेकिन उस टाइम बात कर रहा हूँ ना जैसे आप लग जाए तो नाराज नहीं हो। मैं, ये चीज ए सुनो सुनो ए, अब बातें हो गई, समझा दिया बोली बात, अभी बता दो। सर बीच में होता है ना सुन लो, हम लोग बात करते हैं एनर्जी फ्लो। अब बेटा बोल मत, आज लास्ट का पढ़ना तो क्या करें, लास्ट नहीं सर, अरे अभी लास्ट है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है वो समझो। देखो आप लोग बताओ बेटा, कौन कौन बोल रहा है, जब तुम बातें करो तो मैं ठीक करो, अगर करते हो सुन लो यहाँ पे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब होता है कि मान लो कोई इकोसिस्टम है, ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम है, मैंने कहा है कि धरती पे जो भी इकोसिस्टम है सबका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन। कौन है, क्योंकि बेटा इसका कोई भी फूड चेन स्टार्ट हो या कुछ भी स्टार्ट हो किससे होगा, सन से। ये बात समझ लो। एक्सेप्शन ये क्या खाली इसे बोलते हैं हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो कहाँ समुद्र की तली पे होता है, जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती। वहाँ पर वो कैसे स्टार्ट होता है, तो वो वहाँ पे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक, उन्हें प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। समझ गए आप लोग। खाली ध्यान रखना, धरती का हर एक इकोसिस्टम किससे किस पे डिपेंड रहता है, सन पे। एक्सेप्शन कौन है, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो यानी कि समुद्री तली पे होता है, जहाँ पे सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, पहले। दूसरा, अब यहाँ पे एनर्जी फ्लो से मतलब क्या है, सुनो। जैसे मान लो सन है, प्लांट खाना बना रहा है, तो आप लोग बताओ प्लांट क्या कर रहा है, सनलाइट को, भाई सनलाइट को तो सनलाइट का यूज करके तो फोटोसिंथेसिस करता है, और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ऐसे मानो कि सन से प्लांट ने एनर्जी अब्जॉर्ब करी, कितनी करी। अब जो प्लांट को खाएगा, और जो प्लांट को खाएगा उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो उसको जो खाएगा उसके अंदर एनर्जी, तब खाते हैं आप प्लांट को खा रहे हो, इससे एनर्जी मिले आपको। तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आता है, सन। इसके बाद हम बताओ सन की प्रेजेंस में कौन खाना बनाता है, प्लांट्स। इसीलिए हम लोग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। इसके बाद प्लांट को जो खाएगा उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी। मान लीजिए प्लांट उसने खा लिया, बकरी खा लिया, और बकरी किसने खा लिया, मुकेश ने खा लिया। चलो हमारी लाइन में खा लिया, आप लोग देखो एक अभी सच में आप देते अब आपको बताओ ये जो खा रहा है लगातार, ये क्यों खा रहा है, एनर्जी मिले। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो एक ट्रॉपिक लेवल होता है, ड्रम वाली, जैसे एक क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल है फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा सेकंड, ये क्या हो जाएगा थर्ड। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर कितना होता है, 10%। कितना होता है, यानी कि अगर इससे 1000 बताइए, आप लोग बताओ प्लांट इसे ट्रांसफर कितना करेगा, 100 नहीं 1000 का 100 10%। प्लांट के पास आएगी ना, आपने तो इसके पास कितने 1000 नहीं, अब इसके पास कितने आएंगे,
ठीक है, क्योंकि इससे एनर्जी हमें ज्यादा मिलेगी। दूसरी बात आपको एक बात बता रखो, एक यहाँ पे नाम लिखा हुआ है PAR, क्या है? इसका मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। आपको क्या लगता है जितनी सनलाइट है प्लांट को सब चाहिए? नहीं, सनलाइट का पूरी टोटल सनलाइट होती है, उसका खाली जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो कितना करते हैं? 2 से लेके 10%, 2 से लेके 10%। और ये PAR आपको बता दूंगा मैं 400 से लेके 400 nm से लेके 700 nm लाइट होती है, खाली उसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, बकाया प्लांट को लाइट से कोई मतलब नहीं है। PS फर्स्ट और PS सेकंड थोड़ा सा बता दूंगा मैं, PS फर्स्ट 400 लेके 700 और PS सेकंड के साथ 680, ठीक है। अब ये जो है ये कितना है? 2%, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं वो खाली कितना करते हैं? 2 से 10% टोटल सनलाइट का एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो एनर्जी को प्लांट क्या करते हैं? रिसीव करते हैं और क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं, और खाना बनाते हैं इसलिए प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर। और प्लांट को जो खाते हैं उनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। इस बार प्राइमरी कंज्यूमर जो खाएगा उसको सेकेंडरी, सेकेंडरी जो खाएगा टर्शियरी, और लास्ट में जो डेथ रहेगी इसकी तो वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। और डिकम्पोज का मतलब के बाद क्या होगा? न्यूट्रिएंट साइकिल, मतलब फिर से प्लांट होगा वो क्या कर लेगा? वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। तभी तो हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, वहां बताया गया कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। बात ये भी वही पे, ये भी वही पक्का है, ठीक है। सर पूरी फिजिक्स में नहीं पढ़ते, एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते चाहे सर इलेक्ट्रिक में ले लो चाहे मैग्नेटिक में ले लो, एनर्जी पढ़ते हैं। एनर्जी को बस एक बस सर प्राइमरी चैप्टर है इसमें एनर्जी है ज्यादा पढ़ के रहे ना ये चाहे ये भी ले लो उसमें एनर्जी पढ़ते हैं। हां तो प्राइमरी तो समझ गए? इसके लिए पूछो आप क्या करें। अब आप लोग बताओ सन से सबसे पहले कौन खाना बनाएगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन खाएगा? और ये एक साथ क्या बनती है? फूड चेन। ये तो होती है फूड चेन, समझ गए? और फूड चेन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये क्या बनती है? फूड चेन। और जब कई सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती है तो क्या बन जाता है? फूड वेव। क्या बनता है? फूड वेव। चलो मैं अब अभी आपको बताऊंगा, अभी ध्यान नहीं होगा याद है। अभी हम लोग एक करके प्रोपेगेट कर पढ़ते हैं, ठीक है? ये दिख रहा है क्या? एक नंबर होता है पानी वाला ना, वो बहुत हो रही होता है, अगर लग गया तो बात उठा के बहुत नंबर होती है। अरे पानी का अगर होता नहीं है पक्का वो गाली देगा, कोई बात छुटेगा ऐसे और लगा लो, उसके बाद तुम अगर इतना दुखी होते हैं कि आदमी कैसे छुड़ा है, बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो यहाँ देखो,
अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करें, अब सुन लो बेटे, बातें कर रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं वो समझते हैं, ठीक है। देखो ट्रॉपिक लेवल इसको बोलते हैं, क्या होता है ट्रॉपिक लेवल? अरे होता तो है ग्राफ में इस तरह होता है, और डेली में इसका होता है सही नहीं है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसके बाद लिख रहा हूँ या देखो आप लोग बताओ सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल कौन आएगा? प्रोड्यूसर बनाएंगे, इस पे आएगी प्रोड्यूसर, बेटा ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखो। और आपको बताओ प्रोड्यूसर में कौन आएंगे? प्लांट आएंगे, कौन आएंगे? प्लांट हो गया। अच्छा अगर हम तालाब में देखें तो कौन आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, कौन आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। अब आप लोग बताओ प्रोड्यूसर को खाता है कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर, कौन होता है? तो मैं इसको बताऊं सेकंड पे आएगा प्राइमरी कंज्यूमर। अब बेटा ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ये कैसा होता है? ये होता है सेकंड ट्रॉपिक लेवल, कैसा होता है? और इधर देखो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा? जो इनको खाएंगे। जैसे बताओ फाइटोप्लैंक्टन कौन होता है? जूप्लैंक्टन। प्लांट कौन खाता है? जैसे मान लो गोट, काऊ। ऐसे ही यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन कौन खाता है? जूप्लैंक्टन। कौन खाते हैं? तो ये किसमें आ गया बेटा? सेकंड ट्रॉपिक लेवल, समझ गए? अब आपको बताओ प्राइमरी कंज्यूमर। अच्छा एक बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोरस होंगे तो बात सही है? शाकाहारी होंगे ना, कभी तो मांसाहारी होंगे, सही है। इसके बाद आते हैं सेकंडरी कंज्यूमर। बीच के और सेकंडरी कंज्यूमर जो आते हैं वो आते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, किसका आते हैं? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और आपको बताओ अब गोट, काऊ, जूप्लैंक्टन कौन खाता है? जैसे बॉल मानो, इसके बाद कौन मानो? सैंड हो जाता है। और चलो कुछ मानो टाइगर, सब्जी मानो सही है। ये आता है कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ देखो सही है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद इनको जो खाएगा वो कौन होता है? टर्सरी कंज्यूमर। और ये कौन सा लेवल होगा? और यहाँ कौन आ जाएगा? वो भी आ जाएगा, शेर आ जाएगा, भी बना जाएगा, ठीक है, मुंगी आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताओ ऐसे आप लोग देखते हैं ट्रॉपिक लेवल और ऐसे देखते हैं कंज्यूमर, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्सरी। आप कैसे ऑस्ट्रेलिया में दिखा सकते हैं? आप ऑस्ट्रेलिया में दिखा सकते हैं? आप चलिए देखिए आप लिखो इसे, लिखो इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग समझिए ट्रॉपिक लेवल क्या है? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एवरेज कितना होता है? 10%। कितना होता है? 10%। तो इसीलिए हमें क्या खाना चाहिए? प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट खाना चाहिए।
इसका मेरा अस्सलाम वालेकुम सलाम करने पड़ेगा क्या